एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज होगा जब संविधान को पांव तले रौंद दिया गया। अवसरवादी अजीत पवार ने जेल की सलाखों का डर दिखाकर सत्ता की हवस में अंधी भाजपा ने लोकतंत्र की सुपारी ले हत्या कर डाली। आई रिपीट, अवसरवादी अजीत पवार को जेल की सलाखों का डर दिखाकर सत्ता की हवस में अंधी भाजपा ने प्रजातंत्र की सुपारी ले हत्या कर डाली। भाजपा व अजीत पवार ने मिलकर दुर्योधन व शकुनी की तरह महाराष्ट्र के जनादेश का चीरहरण कर दिया। यह महाराष्ट्र की जनता से विश्वासघात नहीं तो क्या है? वादा तो था, भाजपा का वादा तो था, फडणवीस जी का वादा तो था 72,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम में अजीत दादा को आर्थर रोड जेल भेजने का, पर चुनाव के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बना मंत्रालय भेज दिया। यह केवल मोदी है तो ही मुमकिन हो सकता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह भी पहला अवसर है कि जब रात के अंधेरे में संविधान के पन्ने फाड़कर और सार्वजनिक जीवन की मर्यादाएं तोड़कर किसी मुख्यमंत्री को अंधेरी रात के सुबेरे में शपथ दिलाने का, चोरी छुपे शपथ दिलाने का काम किया गया। और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने संविधान के रक्षक का नहीं, अमित शाह जी के हिटमैन का काम किया है। विधायकों की निष्ठा की मंडी में बोली लगवाना भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। कर्नाटक, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गोवा, हरियाणा और अब जनादेश को दरकिनार कर बाबा साहब के प्रदेश महाराष्ट्र में संविधान रोंदने के काम को अंजाम देने वाला और कोई नहीं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह हैं। मैं आपके माध्यम से देश की जनता की ओर से भाजपा प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के समक्ष 10 सवाल रखना चाहता हूं। पहला, मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनाने का दावा कब और किसने पेश किया? दूसरा, सरकार बनाने के दावे पर भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के कितने विधायकों के हस्ताक्षर थे? तीसरा, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उन हस्ताक्षरों को रात के 1 घंटे में कब और कैसे वेरीफाई किया? चौथा, राज्यपाल महोदय ने केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन हटाने की अनुशंसा कितने बजे की? पांचवा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक कल रात कितने बजे हुई और उसमें कौन कौन मंत्री थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र से हटाने की अनुशंसा की? छठा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की यह सिफारिश कि महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटाया जाए, राष्ट्रपति जी को कितने बजे भेजी गई? सातवां, राष्ट्रपति महोदय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हटाने की अनुशंसा को कितने बजे स्वीकार किया? आठवां, राज्यपाल ने शपथ के लिए श्री फडणवीस व श्री अजीत पवार को किस पत्र द्वारा
कितने बजे आमंत्रित किया, और 9वां, शपथ हुई कितने बजे? एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी को छोड़कर दूरदर्शन सहित किसी भी मीडिया के साथी को, अन्य राजनीतिक दलों को, महाराष्ट्र के प्रशासनिक अधिकारियों को, महाराष्ट्र के प्रबुद्ध नागरिकों को और महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को उस शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं बुलाया गया, जो कि रवायत है? और 10वां, शपथ दिलाने के बावजूद भी गवर्नर ने अब तक यह क्यों नहीं बताया कि फडणवीस सरकार को बहुमत कब तक साबित करना है? सवाल यह है कि लोकतंत्र का यह चीरहरण कब तक जारी रहेगा? If I was to put it very briefly for you in English, 23rd November shall go down in the history of India as a black chapter when an illegitimate government was constituted by a governor acting as a hitman on the Constitution of India at the instance of a home minister who considers Constitution as his captive instrument. After scaring an opportunist Ajit Pawar of putting him behind bars, Bharatiya Janata Party constituted an illegitimate government in Maharashtra by acting as a contract killer for democracy. BJP and Ajit Pawar have together acted like the Duryodhan and the Shakuni to rip off and cheat a democratic mandate given by people of Maharashtra. They have actually betrayed the people of Maharashtra. Prior to the elections, Shri Devendra Fadnavis and the Bharatiya Janata Party promised to send Shri Ajit Pawar in Arthur Road Jail in the 72,000 crore irrigation scam. But post the election, they have sent him to Mantralaya as Deputy Chief Minister. This is only possible in Modi regime. That's why they say Modi hai to mumkin hai. We will just like to show you a small clip before I proceed further as to what did Mr. Devendra Fadnavis say. वादा तो था देवेंद्र फडणवीस जी का कि श्री अजीत पवार आर्थर रोड जेल में चक्की पीसेंगे, पर क्या मालूम था कि मंत्रालय ही आर्थर रोड जेल की जगह ले लेगा। यह भी केवल मोदी शासन में संभव है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दिस मे बी द ओनली ओकेजन व्हेन इन द डेड ऑफ द नाइट Constitution was subverted, democracy was throttled, and rule of law was mowed down by a governor to surreptitiously induct an illegitimate government of the Bharatiya Janata Party. The governor of Maharashtra, instead of protecting his constitutional duties, has acted as a hitman for the Home Minister Shri Amit Shah. To sell the mandate given by people of India by auctioning the
trust of the legislators has now become a norm for the BJP. Post Karnataka, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Goa, Uttaranchal and Haryana and Manipur. Now the Bharatiya Janata Party is seeking to trample upon Constitution of India and its mandate in a similar fashion in Maharashtra. And this is being done by none less than the Prime Minister of India and the Home Minister of India. And that's why we have asked the 10 questions, which I'm not going to repeat for you. Any questions you're welcome to ask. शरद पवार जी अपनी स्थिति आज एक पत्रकार वार्ता में स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर से अपना पक्ष जनता के समक्ष रखा है। उनके इस स्पष्टीकरण के बाद कोई और शक शुबा या टिप्पणी का प्रश्न ही नहीं रह जाता। On the letter, we must know one thing. The governor of Maharashtra, to my knowledge, and subject to correction, met Shri Devendra Fadnavis at about 2 o'clock at night. And by 5:47, governor rule had been, the president rule had been withdrawn. For that there is a process in the constitution, and that process is governor has to first satisfy himself that there is a government that can be constituted in accordance with law, and people claiming majority have actually the real majority. We know till today the NCP has not been split. Under the 10th schedule called the anti-defection law in popular parlance, two things are mandatory. Number one, a political party must split. And number two, 2/3 of the legislators must walk away. Till today we have not heard, because you are the final judges in the media, Mr. Ajit Pawar having made a single statement that the Nationalist Congress party has split. In absence thereof, how could the governor consider any letter? My first question. Number two, unless and until 36 legislators went to the governor post declaration of split of NCP and said we hereby have constituted a separate political party, how could the governor accept that mandate? These are that's why we raised those 10 questions. So these are two fundamentals. To our understanding and knowledge, and what has been told to the Congress representatives, there was no meeting of the legislators. No legislator of NCP went to the governor. And an attendance sheet of the legislators was given to the governor without really having anything on top of it, except for Mr. Ajit Pawar's statement that they have split. So if there is ever a travesty of the constitution, it's subjugation and throttling and murder of the constitution and democracy. This is the classic case. When up till 10, I'll come to you, sir. When up to 2 o'clock, at 2 o'clock at night, governor receives Mr. Devendra Fadnavis to accept a claim for formation of government, then the first duty would be
there would be has to be a representative, because BJP and Mr. Devendra Fadnavis had earlier said they don't have the majority. So the majority was only possible by way of a split in NCP. But a split in NCP never happened under the constitution. But 36 legislators never gave a representation in writing. But the governor never verified the signatures of each legislator, either by way of an affidavit or by way of a personal attendance of each legislator before the governor. Then how could the governor presume that Mr. Devendra Fadnavis has the majority? That is the travesty and subjugation and murder of the constitution that has happened in broad daylight. And I think Mr. Pawar has clarified it. First things first, I think Mr. Ahmed Patel and Mr. Khadge and Mr. Venugopal stated clearly in the press conference that there was a meeting of the CLP, that is the Congress Legislature Party, which was at the same time, and that's why they decided to hold a meeting of the legislators to sensitize them about the evolving situation instead of attending a press conference. However, they independently addressed the press conference, and Mr. Patel categorically said that we will form the government together. So that should set rest to any speculation. Number two question was regarding exploring all options. All options are open, including the legal and constitutional ones, and we are taking active advice from our councils. And post that advice, whatever steps would need to be taken shall be taken by the parties. Yes, ma'am, can I go to him and then come to you? Yes. दुर्भाग्य से महाराष्ट्र के गवर्नर अमित शाह जी के नाजायज सरकार बनाने के हिटमैन अधिक और संविधान के रक्षक कम साबित हुए हैं। सवाल बड़ा सीधा है जो आपने किया। लगभग 2 बजे फडणवीस जी सरकार बनाने का रात को 2 बजे दावा पेश करते हैं। वो उस दावे का आधार क्या है? क्योंकि भाजपा तो पहले ही कह चुकी, फडणवीस जी भी कह चुके कि उनके पास बहुमत नहीं। तो रात के 2 बजे उस दावे का आधार अजीत पवार है। पर अजीत पवार तो एक व्यक्ति हैं। इसके लिए 36 और विधायकों की आवश्यकता थी और उससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन की आवश्यकता थी। ये 2 अनिवार्य शर्तें हैं एंटी डिफेक्शन कानून की। उन दोनों में से कोई पूरी नहीं हुई। न 36 विधायक गवर्नर के पास गए, न 36 विधायकों के दस्तखत वेरीफाई हुए, न उनके नाम आज तक शाम तक भी हम में से किसी व्यक्ति को समेत आपके मालूम है। तो ऐसे में गवर्नर इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि देवेंद्र फडणवीस जी और भाजपा के पास बहुमत है? दूसरा, उन्होंने किस आधार पर यह अनुशंसा की गृह मंत्रालय अमित शाह जी भारत सरकार को कि गवर्नर राष्ट्रपति शासन वापस ले लिया जाए? और अगर राष्ट्रपति शासन वापस भी ले लिया जाए तो उसकी एक प्रक्रिया है, मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसके बाद वो अनुशंसा करेंगे, फिर वो राष्ट्रपति जी को जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी अनुशंसा करेंगे, फिर वो राज्यपाल के पास वापस आएगा, फिर राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाएगा, उसके बाद एक चिट्ठी जाएगी
उन लोगों को जिनके पास बहुमत है। उसके बाद सब विपक्षी दलों को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, मीडिया कर्मियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रबुद्ध नागरिकों को निमंत्रण जाएगा मंत्रिमंडल का। पर जब यह सब हुआ ही 3 घंटे में, तो 3 घंटे में बंबई से दिल्ली, दिल्ली से बंबई, ये सारा सफर रात के अंधेरे में चोरी छुपे तय कैसे हुआ? यह दर्शाता है कि कानून और संविधान दोनों की सुपारी लेकर भाजपा द्वारा हत्या की गई। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी बाय बीजेपी। यस मैम, सर, आई विल कम बैक टू यू। I think it is completely incorrect. I have not seen any single statement of a leader, but still on basis of innuendos, I'll answer the question. For the first time, Shiv Sena approached Congress president on the 11th. And on the 12th, our representatives had gone. Congress, in fact, has been the quickest to ensure that in the larger public interest and people of Maharashtra, this alliance should be constituted. We have been party to whenever Shri Sharad Pawar held a meeting. Congress representatives went to his house for 2 days in a row, both in Delhi as also in Mumbai. So I think there was expeditious action on part of the Congress party. And we had decided to constitute the alliance in the larger interest and on the demands of people and leaders of Maharashtra, despite some initial reservation on day one. But moment a phone call was received by Srimati Sonia Gandhi ji from Shri Uddhav Thackeray ji, and a decision was then taken by the party to go ahead with the alliance based on a common minimum program. So there is no question of any delay. I'll come back to you, ma'am. कांग्रेस पार्टी के सब विधायक एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी खरीद फरोख्त की मंडी में उनकी निष्ठा को नहीं खरीद पाएगी। हमारे विधायक अपनी स्वतंत्र तरीके से कहां इकट्ठे रहकर अगली रणनीति का गठन करना चाहेंगे। आखिरी बार जब मैंने चेक किया तो देश में इसकी आजादी थी। I think in light of what I have said, perhaps my entire suo motu statement conclusively answers this question. ये 2 जगह तय हो सकता है, आपकी बात वाजिब है। और जैसा एक और आदरणीय मित्र ने कहा भी, इसका निर्णय विधानसभा के पटल पर भी होगा और अदालत के की मर्यादाओं के अंदर भी। और जैसा आपने सवाल भी पूछा था, मैंने कहा है कि हम सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। धन्यवाद। जब तक आपकी कलम की धार शिवाजी की तलवार की तरह पैनी नहीं हो जाएगी।
Wait no more. The most awaited home center sale of the year is here. Flat 60% off on select furniture, furnishings, decor and more. Extra 15% cash discount on furniture exchange. Also pay with zero cost EMI. Hurry, sale ends soon. Home center. Homes begin with us. Terms and conditions apply.